पिछले वीडियो में मैंने आपसे भारत के एक मास्टरमाइंड के बारे में जिक्र किया था, जो फिलहाल इंटरनेट पे काफी ज्यादा चर्चित है। चलिए जानते हैं भारत के स्पाई मास्टर के बारे में, जिनका नाम है अजित डोवल। इन्हें लोग चाणक्य कहते हैं, जिन्होंने राजनीति, चतुराई, गुप्त योजना और देश सुरक्षा में महारत हासिल की है, बिल्कुल वैसे ही जैसे प्राचीन भारत के चाणक्य और कौटिल्य ने की थी। इन्हें लोग इंडिया का जेम्स बॉन्ड भी कहते हैं। ये एक लेजेंडरी स्पाई मास्टर और भारत के सबसे लंबी सेवा देने वाले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी हैं। उनका जीवन और करियर एस्पियोनाज, डिप्लोमेसी और नेशनल सिक्योरिटी के क्षेत्र में एक मिसाल है। आइए उनके जीवन और मिशंस के बारे में डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनके अर्ली लाइफ और एजुकेशन के बारे में। अजित कुमार डोवल का जन्म 20 जनवरी 1945 को घिरी, बनेलस्यून, पौड़ी, गढ़वाल, उत्तराखंड में हुआ था। उनके पिता मेजर GN डोवल भारतीय सेना में अधिकारी थे। अजित डोवल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अजमेर मिलिट्री स्कूल से प्राप्त की और फिर आगरा यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में MA किया। बाद में उन्होंने नेशनल डिफेंस कॉलेज से MPhil भी किया और फिर 1968 में केरला कैडर से IPS सेवा शुरू की। उसके बाद बात करते हैं उनके इंटेलिजेंस करियर, अंडरकवर मिशंस और एस्पियोनाज के बारे में। अजित डोवल का करियर इंटेलिजेंस और अंडरकवर ऑपरेशंस में लेजेंडरी माना जाता है। कुछ खास मिशंस और रोल्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं थलासेरी दंगा नियंत्रण 1972 के बारे में, अजित डोवल का पहला अग्नि परीक्षण। बैकग्राउंड, 1972 में केरला के एक कोस्टल टाउन थलासेरी में RSS और मुस्लिम समुदाय के बीच एक वायलेंट कम्युनल राइट भड़क गया। गली गली में आग लगी थी, लोगों के घर जलाए जा रहे थे और पुलिस भी कंट्रोल खो चुकी थी। शहर 2 हिस्सों में बंट गया था। हिंदू और मुस्लिम मोहल्लास एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे। अजित डोवल उस समय एक यंग IPS ऑफिसर थे, केरला कैडर के 1968 बैच के। ये उनका पहला बड़ा कम्युनल चैलेंज था। मिशन था शांति लाना बिना खौफ फैलाए। डोवल ने सिचुएशन एसेस की और देखा कि ब्रूटल पुलिस फोर्स यूज करने से दंगा और भड़क सकता है। इसलिए उन्होंने एक यूनिक साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजी अपनाई। वो अखबार वालों, लोकल इन्फ्लुएंसर्स और कम्युनिटी लीडर्स के पास गए। एक तरफ RSS लीडर्स से बात की तो दूसरी तरफ मुस्लिम क्लेरिक्स को समझाया। हर तरफ एक ही मैसेज, ये समय भारत को जोड़ने का है, तोड़ने का नहीं। उन्होंने लोकल लोगों का ट्रस्ट जीता और ग्रेजुअली बोथ कम्युनिटीज को शांति बनाए रखने के लिए रेडी किया। रिजल्ट, 72 घंटों के अंदर दंगा कंट्रोल हो गया। बिना किसी मेजर पुलिस फायरिंग के सिचुएशन नॉर्मलाइज हुई। डोवल के इस मैच्योर हैंडलिंग ने उन्हें इंटेलिजेंस और क्राइसिस मैनेजमेंट में दिल्ली तक फेमस कर दिया। लेगेसी, ये मिशन अजित डोवल के करियर का टर्निंग पॉइंट बना। उनकी स्ट्रैटेजी क्लियर थी, लाठी से ज्यादा जरूरी है दिमाग का इस्तेमाल। इसी से उनके अंदर एक स्पाई और स्ट्रैटेजिस्ट का बीज पैदा हुआ, जिससे वो आगे जाकर भारत के सबसे पावरफुल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बने। उसके बाद बात करते हैं 7 साल अंडरकवर मिशन के बारे में, जो कि पाकिस्तान में था, द गोस्ट अक्रॉस द बॉर्डर। 1980s के लाहौर में एक शाम एक बियर्डेड आदमी लाहौर के एक मस्जिद के पास चाय पी रहा था। उसका उर्दू एक्सेंट फ्लॉलेस था, तस्बीह हाथ में, आंखों में नूर, लेकिन दिल में एक राज। उसका नाम था इब्राहिम खान, लेकिन असली नाम अजित डोवल था। वो वहाँ दोस्तों का भरोसा जीते, मदरसा में पढ़ाया, कभी मस्जिद के लाइब्रेरी में बैठकर कुरान भी डिस्कस किया। उन्हें वहाँ मुस्लिम रेफ्यूजी समझा जाता था। हर दिन वो लोकल मदरसा जाते और हर रात रॉ के लिए रिपोर्ट्स भेजते थे। उनके मिशन का मकसद था पाकिस्तान आर्मी के वॉर प्लान्स कलेक्ट करना और कश्मीर में होने वाले घुसपैठ को रोकना। डोवल ने इन्फॉर्मेशन रॉ को भेज दी। इस इन्फॉर्मेशन ने कश्मीर में एक मेजर ब्लास्ट को रोका और उसी रात को एक पूरा टेरर मॉड्यूल पकड़ा गया। 7 साल तक अजित डोवल पाकिस्तान में एक भूले बिसरे आत्मा जैसे जीते रहे, पर असली पहचान सिर्फ भारत जानता था। फिर बात करते हैं ऑपरेशन ब्लैक थंडर के बारे में, एक स्पाई टेम्पल के अंदर। ईयर 1988, लोकेशन गोल्डन टेम्पल, अमृतसर, पंजाब। एक बार फिर मिलिटेंट्स ने गोल्डन टेम्पल को अपना मिलिट्री बेस बना लिया था। वही गोल्डन टेम्पल जो सिख धर्म के लिए सबसे पवित्र स्थल है। भारत सरकार चाह रही थी कि इस बार बिना सिविलियन हार्म के मिलिटेंट्स को टेम्पल से निकाला जाए। गवर्नमेंट कॉशियस थी क्योंकि ऑपरेशन ब्लू स्टार की गलती दोहरानी नहीं थी। पर सबसे बड़ी मुश्किल थी, अंदर क्या हो रहा है किसी को पता ही नहीं था। तभी एंट्री हुई अजित डोवल की, द गोस्ट विद अ पेन। एक दिन एक सिख जर्नलिस्ट अंदर घुसा, हाथ में कैमरा, गले में प्रेस ID। उसने बोला, मैं UK से आया हूँ, खालसा मूवमेंट पर डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ। किसी ने शक नहीं किया। सोचिए जरा, एक IPS ऑफिसर जो इंटेलिजेंस का मास्टर है, वो अपनी असली आइडेंटिटी छुपाकर उन लोगों के बीच घुसने जा रहा था जिनके हाथ में AK-47 थी और जिनके पास पूरी प्लानिंग थी इंडिया के खिलाफ जंग छेड़ने की। पर डोवल ने हिम्मत नहीं हारी। फेक प्रेस कट बनाया, टर्बन पहनी, कैमरा उठाया और मैं एक फॉरेंसिक जर्नलिस्ट हूँ ये कहकर अंदर चले गए। इनसाइड द टेम्पल, दैट ऑल अराउंड। अंदर का सीन हॉरर मूवी से कम नहीं था। टेम्पल के अंदर सैंडबैग से बंकर्स बनाए गए थे। AK-47, ग्रेनेड लॉन्चर्स और एक्सप्लोसिव्स हर जगह पे थे। मिलिटेंट्स के चेहरे पर डर नहीं, गुस्सा और जुनून था।
वो किसी को भी आउटसाइडर समझकर मारने से नहीं कतराते। लेकिन अजीत डोभाल ने अपना दिमाग ठंडा रखा। उन्होंने मिलिटेंट से बात की, इंटरव्यूज के तरीके से उनसे क्वेश्चंस पूछे और धीरे धीरे उनका भरोसा जीत लिया। व्हाट डिड यू डू इनसाइड? एग्जैक्ट पोजीशंस नोट की, किस कमरे में कितने लोग हैं, वेपन्स काउंट किया, किस मिलिटेंट्स के पास क्या गन है, क्या कहाँ छुपाया गया है, कमांडर्स की आइडेंटिफिकेशन की, कौन लीडर है कौन फॉलोअर, मूड चेक किया, कौन सरेंडर करने के मूड में है, माइंड गेम्स खेले, वो उनको मेंटल फैटिक और प्रेशर में डाला। वो हर दिन मिलिटेंट कमांडर्स से बात करते, बंकर्स का वीडियो लेते और उनकी प्लानिंग, लोकेशन और वेपन्स काउंट करते थे। एक दिन जब बाहर निकले और इंडियन फोर्सेस को एग्जैक्ट मैप दिया, तब शुरू हुआ द गेम प्लान, सरेंडर विदाउट ब्लडशेड। अजीत डोभाल का अल्टीमेट गोल था खून खराबा कम हो और मिलिटेंट्स खुद सरेंडर कर दें। उन्होंने अंदर से ही उनके माइंड को मैनिपुलेट करना शुरू किया। बोला कि गवर्नमेंट आर्म से ज्यादा मीडिया वॉर जीत रही है। दिखाया कि उनकी मूवमेंट का सपोर्ट बाहर कम होता जा रहा है। धीरे धीरे कुछ मिलिटेंट्स डिसोल्यूशन होने लगे और फाइनली जब डोभाल ने सब कुछ असेस कर लिया, वो बाहर आए। नाउ द ऑपरेशन बिगिंस, बट दिस टाइम विद स्ट्रेटजी। इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस ने डोभाल की इंफॉर्मेशन के बेसिस पर एक कैलकुलेटेड ऑपरेशन किया। टेम्पल की रिस्पेक्ट बनाए रखते हुए काम हुआ। लाउड स्पीकर से मिलिटेंट्स को सरेंडर करने के लिए कहा गया। सरप्राइज प्रेशर टेक्निक्स यूज की गई बिना ब्लास्ट के। एक रात एक मिलिटेंट ने कहा, सरेंडर की सोच रहा हूँ, थक गया हूँ। ये सुनकर डोभाल समझ गए, काल भले हो या बुरा, मनुष्य हार मानता है। वो बाहर आए, फोर्सेस को रिपोर्ट दिया। ऑपरेशन शुरू हुआ। बिना एक भी सिविलियन कैजुअलिटीज या मेजर डैमेज के 200 प्लस मिलिटेंट्स ने सरेंडर किया। टेम्पल सेफ रहा। अजीत डोभाल ने पब्लिक ट्रस्ट जीता और एक लिविंग लेजेंड बन गए। एंड देन ये जर्नलिस्ट वापस से हवा में गुल हो गए। ये मिशन सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, ये एक साइकोलॉजिकल वॉर था, जहां एक आदमी ने शब्दों की गोली से ज्यादा पावरफुल काम किया। अजीत डोभाल ने साबित किया कि रियल ब्रेवरी इज नॉट इन पुलिंग द ट्रिगर बट इन वॉकिंग इनटू अ फायर विद अ कैमरा एंड अ फेक नेम। फिर बात करते हैं मिशन कश्मीर, एक जासूसी की कहानी के बारे में, काउंटर इंसर्जेंसी। थोड़ा बैकग्राउंड समझिए तो 1990s में कश्मीर जल रहा था। हर गली में AK-47 स्लोगन्स और खौफ था। पाकिस्तान से आई टेररिस्ट आउटफिट्स जैसे लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और जैसे मोहम्मद वहां बेस बना चुकी थी। इंडियन आर्मी और लोकल पुलिस हेल्पलेस लग रहे थे। हर कॉर्नर में स्लीपर सेल्स, लोकल सिंपैथाइजर्स और इन्फॉर्मेंट्स एक्टिव थे। तभी एक आदमी चुपके से कश्मीर में घुस आता है। ना तो उसके पास यूनिफॉर्म था, ना वेपन, सिर्फ एक फेक आइडेंटिटी, एक डीप कवर स्टोरी और पेट्रियोटिज्म। नया नाम, नई पहचान। अजीत डोभाल ने अपना असली नाम भुला दिया। वो बन गए मोहम्मद अब्दुल्ला, एक लोकल कश्मीरी मुस्लिम। उनका रूप, बोली, लिबास सब लोकल था। वो मॉस्क में नमाज पढ़ते, लोकल मार्केट में चाय पीते और सबसे इम्पोर्टेंट मिलिटेंट्स के साथ दोस्ती करते। अगर उन्हें हराना है तो उनका हिस्सा बनना पड़ेगा, डोभाल ने अपनी नोटबुक में लिखा था। अंदर घुसते ही इन्फिल्ट्रेशन बिगिंस। डोभाल ने मिलिटेंट ग्रुप्स के कुछ लोगों का भरोसा जीता। उन्होंने कुछ लोगों की मदद की, उनके घर जाकर फैमिली प्रॉब्लम्स में शोल्डर दिया और धीरे धीरे वो उनके बीच अपने हो गए। एक दिन एक सीनियर मिलिटेंट कमांडर ने उनसे पूछा, अब्दुल्ला भाई, आप जैसे लोग ही हमारे मिशन में काम आते हैं। इंडिया की जुबान समझते हो और हमें सपोर्ट करते हो। अजीत डोभाल के चेहरे पर छोटी सी मुस्कान थी। वो सिस्टम के अंदर घुस चुके थे। इंटेलिजेंस गैदरिंग, एवरी वर्ड मैटर्स। रोज डोभाल एक डायरी में छोटी छोटी बातें लिखते थे और कौन लोकल यूथ ब्रेन वॉश हो रहे हैं, ये सब जानकारी उन्होंने दिल्ली भेजना शुरू किया। इंडियन आर्मी और इंटेलिजेंस ब्यूरो ने उनके इनपुट पे प्रिसाइज रेड्स करने लगे। बिना कोलैटरल डैमेज के टारगेटेड एलिमिनेशंस होने लगे। रिवर्स रिक्रूटमेंट, टर्निंग इंसर्जेंट्स। अजीत डोभाल ने एक नए टैक्टिक का यूज किया, इनसाइडर को ही आउटसाइडर के खिलाफ यूज करना। वो मिलिटेंट ग्रुप के कुछ लोगों को क्वाइटली कन्विंस करते, ये पाकिस्तान के लोग सिर्फ तुम्हें यूज कर रहे हैं, तुम्हारा कश्मीर उनका पॉन है, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे भी यही जिंदगी जिए? इस तरह डोभाल ने 6 हार्डकोर मिलिटेंट्स को इंडियन साइड में ला दिया, वो भी बिना वायलेंस के। उन्होंने एक रेबल लीडर को डायरेक्टली कहा, गोली से ज्यादा ताकत डायलॉग में होती है, तुम बंदूकें छोड़ो, मैं गारंटी देता हूँ कि तुम सेफ रहोगे। ऐसा पहली बार हुआ कि मिलिटेंट लीडर ने पीस टॉक के लिए हाँ कह दिया। सबसे बड़ा ब्लो, स्लीपर सेल्स का भांडाफोड़। उन्होंने तुरंत एन्क्रिप्टेड मैसेजेस IB को भेजा। अगली सुबह आर्मी और पुलिस ने साइमल्टेनियस रेड्स की 10 बॉम्ब्स रिकवर किए और पूरी सिटी एक मैसिव ट्रेजेडी से बच गई। ये उनका बिगेस्ट ब्रेक थ्रू था। मिशन कंप्लीट, शैडो वॉरियर रिटर्न्स। 3 साल बाद जब मिशन पूरा हुआ, डोभाल क्वाइटली वापस आए। उनके एफर्ट्स की वजह से मल्टीपल स्लीपर सेल्स डिस्ट्रॉय हुए, डजन्स ऑफ यूथ डी-रेडिकलाइज हुए, पीस प्रोसेस इनिशिएट हुआ और इंडियन इंटेलिजेंस का मोरल स्काई हाई हुआ। वो कहते हैं, विक्ट्री इज नॉट इन हाउ मेनी एनिमीज यू किल, इट्स इन हाउ मेनी यू कन्विंस टू स्टॉप फाइटिंग। और फिर बात करते हैं कंधार में नेगोशिएटर द IC-814 हाईजैक के बारे में। दिसंबर 1999 के कंधार में एक हाईजैक फ्लाइट IC-814 अफगानिस्तान के कंधार में उतरता है। अंदर 176 जिंदगियां, बाहर तालिबान और अनसर्टेनिटी। यानी
इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 हाईजैक हो गई। 176 पैसेंजर्स को टेररिस्ट कंदहार अफगानिस्तान ले गए, तालिबान के स्ट्रॉन्ग होल्ड में। फिर आते हैं अजीत डोवल, द नेगोशिएटर। एक छोटी जीप एयरपोर्ट पे रुकती है। तालिबान गार्ड्स के बीच से एक होल्ड फेस आदमी निकलता है। नो पैनिक, नो फियर। उसका नाम है अजीत डोवल। अजीत डोवल रिटायर होने के बावजूद भी एक बार फिर फील्ड में उतरे। वो टीम का हिस्सा बने जो तालिबान से फेस टू फेस नेगोशिएशन करने गई। उन्होंने तालिबान से बात शुरू की, ना धमकी ना झुकना, बस एक ऐसी नेगोशिएशन जिसमें दिमाग चलाना था, दिल नहीं। नाउ कम्स द माइंड गेम। तालिबान उनका मजाक उड़ाते थे, धमकी देते थे। डोवल ने उन्हीं की लैंग्वेज में उनसे बात की। वो जानते थे कि हाईजैकर्स के पास सबसे बड़ी ताकत है टाइम, तो डोवल ने उनका पेशेंस तोड़ना शुरू किया। भारत किसी भी टेररिस्ट की जीत नहीं होने देगा, डोवल ने कहा। टेररिस्ट की डिमांड थी सारे टेररिस्ट को रिलीज किया जाए, इंक्लूडिंग मसूद अजहर और 2 टेररिस्ट। भारत सरकार पर दुनिया का प्रेशर था और समय कम था। डोवल जानते थे कि टेररिस्ट का लीडर मसूद अजहर है, उसकी रिलीज अनअवॉइडेबल थी, पर डोवल का गोल था हॉस्टेजेस को जिंदा वापस लाना और ज्यादा डिमांड नहीं मानने देना। आउटकम, उनकी काम नेगोशिएशन के चलते हॉस्टेजेस सेफली रिलीज हुए। टेररिस्ट को ज्यादा कंसेशन नहीं मिला, सिर्फ 3 टेररिस्ट रिलीज हुए, इंक्लूडिंग मसूद अजहर, लेकिन 176 पैसेंजर्स जिंदा घर आए। डोवल ने बाद में कहा, हम जंग लड़ रहे थे लेकिन बंदूकों के बिना। अब बात करते हैं उनके मास्टरमाइंड और एडवाइजर के रूप में उनके करियर के बारे में। तो यहाँ सबसे पहले बात करते हैं हम जंगल में शांति के बारे में। मिजोरम पीस मिशन। 1986 के नॉर्थ ईस्ट इंडिया के मिजोरम में इंसर्जेंसी चालू थी। लाल डेंगा के लीडरशिप में MNF यानी मिजो नेशनल फ्रंट रेबल्स भारत से अलग होने की मांग कर रहे थे। जंगल के बीच ट्रेनिंग कैंप्स, आर्म्स और ब्लडशेड चल रहा था। तभी एक दिन एक आदमी उनके कैंप में पहुंचा, दिखने में साधारण और बोलता फ्लुएंट मिजो लैंग्वेज में। रेन फॉरेस्ट के बीच एक बैम्बू हट में अजीत डोवल 6 लोकल इंसर्जेंट कमांडर्स के सामने बैठते हैं, हाथ में चाय का कप, आंखों में भरोसा। उन्होंने कहा, गन सिर्फ मौत लाते हैं, तुम लोगों को सड़क चाहिए, स्कूल चाहिए, आजादी नहीं सुविधा चाहिए। अजीत डोवल इन द जंगल। डोवल जंगल के अंदर घुस गए, वहाँ के 6 मेजर रेबल कमांडर से पर्सनली मिले। उनका ट्रस्ट जीतने के लिए उन्होंने ट्राइबल कस्टम्स, उनकी भाषा और लोकल कल्चर सीखा। मिजो रेबल्स पहले हिले भी नहीं। वो लोग जंगल में एक्टिव थे और गवर्नमेंट से बात नहीं करना चाहते थे, पर डोवल ने उनके लैंग्वेज सीखने और कल्चर समझने के बाद हर एक लीडर से पर्सनल कनेक्शन बनाया। स्ट्रैटेजी, उन्होंने ट्राइबल कमांडर्स को दिखाया कि भारत उनका दुश्मन नहीं, उनके इश्यूज को समझा, उनकी संस्कृति को रिस्पेक्ट दिया। उन्होंने रेबल्स को दिखाया कि भारत साथ मिलकर डेवलपमेंट ला सकता है। धीरे धीरे MNF के लीडर्स भारत के साथ पीस टॉक्स को तैयार हो गए। रिजल्ट, मिजोरम में एक रेयर पीसफुल एग्रीमेंट हुआ। महीनों की मेहनत के बाद MNF यानी मिजो नेशनल फ्रंट के 6 टॉप रेबल कमांडर्स ने हथियार डाल दिए। फिर पीस टॉक्स हुए। मिजोरम ने डेवलपमेंट का रास्ता चुना और शांतिपूर्ण तरीके से भारत में इंटीग्रेट हो गया। मिजोरम एक पीसफुल स्टेट बन गया और जंगल में पहली बार सिर्फ बारिश की आवाज गूंजी, गन फायर की नहीं। ये मिशन बिना बुलेट फायर किए जीता गया। उसके बाद बात करते हैं ऑपरेशन संग्रीला के बारे में। अजीत डोवल इन सिक्किम, ईयर 1975, लोकेशन गैंगटॉक, सिक्किम। पहले जानते हैं बैकग्राउंड की सिक्किम क्या है। तो सिक्किम एक इंडिपेंडेंट मोनार्की था जिसका अपना चोग्याल यानी राजा होता था, लेकिन 1947 के बाद से ही भारत चाहता था कि स्ट्रैटेजिक रीजंस के लिए सिक्किम उसका परमानेंट हिस्सा बन जाए। फिर 1950 में सिक्किम एक प्रोटेक्टोरेट बन गया, यानी कि एक्सटर्नल अफेयर्स और डिफेंस भारत के साथ में, पर इंटरनल मैटर्स राजा के पास। 1970s चोग्याल वर्सेस पब्लिक। चोग्याल पाल्दन फांदप नमग्याल ग्रेजुअली ऑटोक्रेटिक बन रहे थे। पब्लिक में मोनार्की के खिलाफ एंटी रॉयल प्रोटेस्ट होने लगे। वहाँ के लोग भारतीय डेमोक्रेसी का हिस्सा बनना चाहते थे। तभी होती है अजीत डोवल की एंट्री। ठंडी हवा में एक ब्राउन ओवरकोट पहने एक आदमी गैंगटॉक के लाल बाजार के एक कॉर्नर पे चाय पी रहा था। चेहरा आम सा, बातें कम, लेकिन आंखें हर कोने को स्कैन कर रही थी। ये आदमी था अजीत डोवल, इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक ऑफिसर जिसे एक कॉवर्ट मिशन के लिए भेजा गया था। मिशन सिक्किम को पीसफुली भारत का हिस्सा बनाना। मिशन ऑब्जेक्टिव एज अ शैडो रोल। चोग्याल के खिलाफ पब्लिक सेंटिमेंट को असेस करना, चाइना और चोग्याल के बीच हो रहे सारे सीक्रेट कॉन्टैक्ट्स की जांच, एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा को क्वाइटली न्यूट्रलाइज करना, इंडिया फ्रेंडली लोकल लीडर्स को गाइड करना बिना आइडेंटिटी रिवील किए। फिर आता है अंडरकवर लाइफ। डोवल ने अपना नाम रखा प्रकाश राय, एक बुक शॉप चलाने वाले आदमी का भेष। उनकी शॉप एक मास्क थी, असली काम उनके कस्टमर्स के बीच होती गुप्त बातें थी। उन्होंने धीरे धीरे लोकल लीडर्स, बुद्धिस्ट मॉन्क्स और स्टूडेंट ग्रुप से दोस्ती करनी शुरू की। हर रात आईबी को एक एन्क्रिप्टेड रेडियो सिग्नल भेजना होता जिसमें वो लिखते थे, पब्लिक सेंटिमेंट शिफ्टिंग, चोग्याल अनपॉपुलर, यूथ वांट डेमोक्रेसी, आर्मी मूवमेंट कैन बी पीसफुल। चोग्याल और चाइना का सीक्रेट प्लान। एक रात डोवल ने देखा कि एक लोकल कुरियर चाइनीज डिप्लोमेट के साथ छुप के मिलता है।
इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि चोग्याल सीक्रेटली चाइना से मिलिट्री और डिप्लोमेटिक सपोर्ट मांग रहा था। अगर भारत ने फोर्स से विलय की कोशिश की तो डोवल ने तुरंत न्यू दिल्ली को मैसेज भेजा, अर्जेंट, चोग्याल सीकिंग चाइनीज बैकअप, विंडो ऑफ पीसफुल इंटीग्रेशन क्लोजिंग फास्ट। एंड देन कम्स द फाइनल पुश। अप्रैल 1975 में सिक्किम असेंबली ने इंडिया के साथ विजय यानी कि मर्जर का प्रपोजल पास किया। डोवल ने रेकमेंड किया कि लोकल पुलिस और इंडिया फ्रेंडली लीडर्स को पार दिया जाए, इंडियन आर्मी लिमिटेड फोर्स के साथ प्रेजेंट हो, बिना ब्लडशेड के, और एक रेफरेंडम कंडक्ट हो, मतलब लोगों को बोलने दो कि वो क्या चाहते हैं। गवर्नमेंट ने प्लान एक्सेप्ट किया। रेफरेंडम में 97% लोगों ने भारत के साथ मिलने के पक्ष में वोट दिया। अजीत डोवल एक शैडो में चलते हुए स्पाई चोग्याल के पैलेस से दूर खड़े होकर इंडियन फ्लैग को पैलेस के ऊपर चढ़ते हुए देख रहे थे। मिशन कंप्लीट था, बिना एक भी गोली चले। नाउ सिक्किम बिकेम द 22nd स्टेट ऑफ इंडिया। इंडियन आर्मी ने पीसफुल तरीके से चोग्याल के पैलेस का कंट्रोल लिया। सिक्किम ऑफिशियली 22nd स्टेट बना भारत का। देश सिर्फ बॉर्डर पे नहीं, दिमाग और धैर्य से भी बचाया जाता है। अब बात करते हैं उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और मास्टरमाइंड के रूप में उनके करियर के बारे में 2014 से वर्तमान तक। सबसे पहले बात करते हैं मिशन इराक के बारे में। ऑपरेशन नर्सेस रेस्क्यू फ्रॉम आइसिस 2014, 46 नर्सेस की घर वापसी। थोड़ा बैकग्राउंड समझे तो जून 2014 इराक में आइसिस ने मोसुल और टिक्रित जैसे शहरों पर कंट्रोल किया था। हजारों लोग मारे जा रहे थे इन बॉम्ब ब्लास्ट और मास किलिंग्स में। इसी बीच मोसुल के एक हॉस्पिटल में काम कर रही 46 इंडियन नर्सेस को आइसिस ने गिरफ्त में ले लिया, जिससे इंडिया में हलचल मच गई। टीवी चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज चल रहा था, आइसिस के कब्जे में इंडियन नर्सेस। फैमिलीज रोती हुई मीडिया के सामने गई, बस वापस ले आइए। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री हेल्पलेस थी, ना डायरेक्ट कम्युनिकेशन, ना मिलिट्री ऑप्शन। और फिर हुआ एंट्री ऑफ द स्पाई अजीत डोवल की। अजीत डोवल ने बिना किसी पब्लिसिटी के क्वाइटली इराक के लिए फ्लाइट ली। उन्होंने अपने साथ सिर्फ एक छोटी सी टीम ली, नो मीडिया, नो पब्लिक अनाउंसमेंट। आइसिस हर जगह था, इराकी गवर्नमेंट ऑलमोस्ट कोलैप्स पर थी। ग्राउंड पर डोवल की स्ट्रैटेजी क्या थी? स्टेप 1, इंटेलिजेंस नेटवर्क एक्टिवेट किया। स्टेप 2, लोकेशन कंफर्म किया। पता चला नर्सेस को पहले मोसुल में रखा गया था, फिर उन्हें टिक्रित शिफ्ट कर दिया गया। टिक्रित सद्दाम हुसैन का होम टाउन अब आइसिस के हाथ में था। पूरे एरिया में ब्लैक फ्लैग्स और AK-47। और फिर किया नेगोशिएशन। अजीत डोवल ने डायरेक्टली आइसिस के ट्राइबल इंटरमीडिएट से कांटेक्ट किया। ये लोग हार्डकोर जिहादी नहीं थे, पर लोकल इन्फ्लुएंस वाले थे। डोवल उनसे अरबिक में बात करते, उनके कल्चर को समझते और उनका ट्रस्ट जीतने की कोशिश करते। हम आपके रिलीजन का सम्मान करते हैं, हमें सिर्फ अपने लोग वापस चाहिए। उन्होंने उन्हें नो वायलेंस का एश्योरेंस दिया, नीदर अटैक नो स्पाइंग, सिर्फ सेफ एग्जिट। फिर हुआ हाई टेंशन। 46 नर्सेस एक बिल्डिंग में कन्फाइंड थी, कुछ इंजर्ड, कुछ मेंटली ब्रोकन। उन्होंने नर्सेस से सीक्रेटली कांटेक्ट एस्टैब्लिश किया। एक लोकल बस अरेंज करवाई गई आइसिस के आर्म्ड मैन के साथ। लेकिन डोवल ने सिचुएशन को इतनी कामली हैंडल किया कि आइसिस ने बिना फायर किए उन्हें बस में शिफ्ट कर दिया। फिर होती है घर वापसी। टिक्रित से नर्सेस को एरबिल यानी कि कुर्दिस्तान एरिया में लाया गया। वहां से उन्हें इंडियन एयरफोर्स के प्लेन में केरला के लिए रवाना कर दिया गया। 5 दिन तक छुपी हुई थी ये कहानी, जब तक सब सेफली वापस नहीं आ गए। जब नर्सेस वापस आई, उन्होंने मीडिया को कहा, हमें लगा था कि हम घर वापस लौट नहीं पाएंगे, पर एक आदमी था और सब बदल गया। फिर बात करते हैं म्यांमार में हुए सर्जिकल स्ट्राइक 2015 के बारे में। मिशन कोड नेम ऑपरेशन हॉट परसूट, लोकेशन इंडिया म्यांमार बॉर्डर, ईयर 2015, डेट 4 जून एंड ब्लडशेड इन मणिपुर। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के मणिपुर रीजन में एक पीसफुल सुबह जैसे ही सूरज की रोशनी में जग रहा था, इंडियन आर्मी के 6 डोगरा रेजिमेंट के जवान अपने रेगुलर कॉन्वॉय में पेट्रोल कर रहे थे। लेकिन तभी एक लैंडमाइन ब्लास्ट हुआ, फिर ऑटोमेटिक राइफल्स की गोलियां चली। रिजल्ट 18 इंडियन सोल्जर्स शहीद हो गए। ये एक ब्रूटल एम्बुश था। बिहाइंड द अटैक थे NSCN की नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, कापलैंग फैक्शन और कुछ और म्यांमार बेस्ड इंसर्जेंट ग्रुप्स। पूरा देश गुस्से में था। ये एक डायरेक्ट चैलेंज था इंडियन आर्मी और सॉवरेनिटी के खिलाफ। फिर हुई अजीत डोवल की एंट्री। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने तुरंत हाई लेवल मीटिंग बुलाई। सबसे पहला नाम जिस पर सबकी नजर गई वो था अजीत डोवल, इंडिया के जेम्स बॉन्ड। उन्होंने कामली बोला, वी मस्ट सेंड अ मैसेज लाउड एंड क्लियर, यू किल आवर मैन, वी कम फॉर यू एनीवेयर। अब प्लान शुरू हुआ। ये एक सर्जिकल स्ट्राइक होना था बॉर्डर के उस पार, म्यांमार के जंगलों में। टारगेट इंसर्जेंट कैंप्स जहां ये अटैकर्स छुपे बैठे थे। प्लानिंग फेज था साइलेंट स्टॉर्म। डोवल ने डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन की इंडियन आर्मी के पारा SF यानी स्पेशल फोर्सेस के साथ। इंटेलिजेंस इनपुट्स, सैटेलाइट इमेजेस, लोकल इन्फॉर्मर्स और ड्रोन सर्विलेंस का इस्तेमाल हुआ। कैंपस को पिन पॉइंट किया गया 2 किलोमीटर म्यांमार के अंदर। म्यांमार की गवर्नमेंट को इनडायरेक्टली इन्फॉर्म किया गया, लेकिन सब कुछ फॉरवर्ड यानी कि गुप्त रखने का डिसीजन था। डोवल ने खुद स्ट्राइक के हर फेज को मिनट बाय मिनट मॉनिटर किया दिल्ली के कंट्रोल रूम से।
और फिर एग्जीक्यूशन हुआ 9 जून 2015 को। मिडनाइट ऑपरेशन, नाइटफॉल इन द जंगल। 2 स्पेशल फोर्सेस टीम्स ने छुपकर मणिपुर नागालैंड के जंगल रूट से बॉर्डर क्रॉस किया। पूरा ऑपरेशन साइलेंस में हुआ। नाइट विजन, गियर, सप्रेस वेपन्स एंड जंगल कैमोफ्लेज सब रेडी। टीम्स ने डिफिकल्ट टेरेन कवर किया, रेन सोक्ड जंगल में छुपकर पोजीशन ली एंड फाइनली कैंप्स पर ब्लिट्ज अटैक किया। अटैक हुआ कैंप 1 पे 4:30 AM को। पारा एसएफ कमांडर्स ने ग्रेनाड्स, टिवर रिफाइल्स और क्लेमोर माइंस का यूज किया। 30+ मिलिटेंट्स इंस्टेंट मर गए। कैंप 2 में भी हेवी कैजुअलिटीज हुई। कोई इंडियन सोल्जर्स हर्ट नहीं हुआ। मिशन ड्यूरेशन था 40 मिनट्स। कैजुअलिटीज 30 से 40 मिलिटेंट्स न्यूट्रलाइज्ड। इसका आफ्टरमैथ था क्लियर मैसेज टू एनिमीज। अजीत डोवल ने प्रेस में तो कुछ नहीं बोला, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने बोल्ड स्टेटमेंट दिया। इंडिया विल नॉट हेजिटेट टू स्ट्राइक इफ प्रोवोक्ड। दिस इज द मैसेज टू ऑल द हॉस्टाइल ग्रुप्स। इंडिया नाउ प्लेज बाय न्यू रूल्स। वर्ल्ड मीडिया स्टन थी। म्यांमार ने भी बाद में कोऑपरेट किया और बोला कि उन्होंने ऑपरेशन में ऑब्स्ट्रक्शन नहीं किया। ये पहली बार था कि इंडिया ने ऑफिशियली एक्नॉलेज किया कि उन्होंने बॉर्डर के अक्रॉस स्ट्राइक किया बिना किसी पब्लिक वॉर डिक्लेरेशन के। फिर बात करते हैं उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक 2016 के बारे में। पहुंच के पार, द शैलो स्ट्राइक, द घोस्ट हु स्ट्रक बैक। ये हुआ उड़ी के बाद सितंबर 2016। थोड़ा बैकग्राउंड समझे तो उड़ी अटैक में जब इंडियन आर्मी के 9 जवान शहीद हुए तब पूरा देश गुस्से में था, पर अजीत डोवल ने कहा जवाब देना है, लेकिन चेस की तरह, गुस्से में नहीं, स्ट्रैटेजी में। स्ट्राइक करेंगे पर दुनिया को कुछ पता नहीं चलेगा जब तक कि पूरा काम पूरा ना हो जाए। डोवल का स्ट्रैटेजी क्या था? उन्होंने पर्सनली आर्मी के साथ सर्जिकल स्ट्राइक प्लान किया। सैटेलाइट इमेजरी ली गई। पारा एसएफ कमांडोज ने नाइट विजन ड्रिल्स और टेरेन मैपिंग किए। अजीत डोवल ने पर्सनली ऑपरेशन का टाइमिंग, एग्जिट रूट्स और कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी सुपरवाइज किया और एग्जीक्यूशन 28 सितंबर की रात इंडियन पारा स्पेशल फोर्स एलओसी क्रॉस करते हैं, 7 टेरर कैंप्स डिस्ट्रॉय करते हैं। हर स्टेट डोवल ने दिल्ली के वॉर रूम से मॉनिटर किया। सुबह होने तक डोवल पीएम के साथ वॉर रूम में रिपोर्ट्स दे रहे होते हैं। स्ट्राइक के बाद दुनिया चौंक गई। पहली बार इंडिया ने प्रोएक्टिव मिलिट्री डॉक्ट्रिन यूज की। एक कोल्ड स्माइल डोवल के लिप्स पर होती है। गेम ओवर। फिर बात करते हैं डोकलाम स्टैंड ऑफ रेजोल्यूशन 2017 के बारे में। स्टैंड ऑफ यानी ऐसी सिचुएशन जहां कोई समझौता पॉसिबल नहीं है एंड कोई भी साइड न जीत सकता है न कोई एडवांटेज ले सकता है। चलिए पहले समझते हैं अबाउट इट्स बैकग्राउंड इन ब्रीफ। डोकलाम एक ट्राई जंक्शन है जहां इंडिया के सिक्किम, चाइना के तिब्बत और भूटान की बॉर्डर्स मिलती है। इश्यू था चाइना ने जून 2017 में डोकलाम एरिया में रोड कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया। भूटान ने इस पर प्रोटेस्ट किया क्योंकि वो एरिया डिस्प्यूटेड टेरिटरी था। इंडिया ने भूटान का सपोर्ट करते हुए वहां अपने ट्रूप्स भेजे और चाइनीज कंस्ट्रक्शन को रोका। स्टैंड ऑफ लगभग 73 दिन तक चला, जून से अगस्त 2017। यहाँ अजीत डोवल का रोल स्ट्रैटेजिक एंड डिप्लोमेटिक मास्टर स्ट्रोक था। सबसे पहले उन्होंने किया डायरेक्ट नेगोशिएशन विद चाइना। डोवल ने जुलाई 2017 में बीजिंग विजिट किया जब वो ब्रिक्स एनएसए समिट के लिए चाइना गए थे। वहां उनकी मीटिंग हुई यांग जीची से, जो चाइना के टॉप फॉरेन पॉलिसी एडवाइजर है और डोवल के काउंटर पार्ट भी। दो ऑफिशियली समिट था, बैकग्राउंड में डोकलाम पे इंटेंस क्लोज डोर टॉक्स हुए। प्लीज नोट कि ये मीटिंग एक्सट्रीमली सेंसिटिव थी, इसलिए डोवल ने एक सीजन स्पाई की तरह पब्लिक स्टेटमेंट नहीं दी, लेकिन प्रेशर क्वाइटली बिल्ड किया। फिर किया भूटान के साथ कोऑर्डिनेशन। डोवल ने भूटान के साथ डिप्लोमेटिक कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश किया क्योंकि इंडिया और भूटान के डिफेंस मैटर्स में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है। इंडिया ने इंश्योर किया कि भूटान की सॉवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो और उनका पोजीशन इंटरनेशनली सपोर्ट किया गया। फिर मिलिट्री और पॉलिटिकल बैलेंस। जब चाइना ने अपनी मिलिट्री बिल्डअप बढ़ाई तो डोवल ने इंडियन आर्मी के जनरल्स के साथ कोऑर्डिनेशन किया, लेकिन उन्होंने मिलिट्री कंफ्लिक्ट अवॉइड करने के लिए कंट्रोल अग्रेशन का अप्रोच लिया। वो बार बार ये इंश्योर कर रहे थे कि ये मैटर डिप्लोमेसी से सॉल्व हो, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो इंडिया रेडी हो। फिर एंड गेम स्ट्रैटेजी, क्वाइट विड्रॉल। 28 अगस्त 2017 को स्टैंड ऑफ पीसफुली रिजॉल्व हो गया। दोनों तरफ ने म्यूचुअल डिसएंगेजमेंट किया। चाइना ने रोड कंस्ट्रक्शन बंद की और इंडिया ने अपने ट्रूप्स वापस बुलाए। इस स्ट्रैटेजिक काम के पीछे अजीत डोवल की नेगोशिएशन और स्टैंड योर ग्राउंड बट डोंट एस्केलेट स्ट्रैटेजी के साथ था। रिजल्ट, वॉर अवॉइड हुआ, बिना एक गोली चले मिलिट्री कन्फ्लिक्ट प्रिवेंट हुआ। इंडिया का असर्टिवनेस दिखा। पहली बार इंडिया ने चाइना को एक्टिवली बॉर्डर पे रोकने का स्टेप लिया। इंडिया की इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी भी दिखी। इंडिया ने भूटान की तरफ से स्टैंड लेकर अपनी डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ दिखाई और चाइना को स्ट्रैटेजिक सिग्नल भी मिला कि भारत पैसिव नहीं है और सॉवरेनिटी के मामले में स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेगा। अजीत डोवल ने डोकलाम में एक साइलेंट कमांडर जैसे रोल निभाया, जो सामने नहीं आया पर हर की डिसीजन के पीछे था। उनकी डिप्लोमेसी ने एक फुल ब्लोन वॉर से बचाया और इंडिया की ग्लोबल इमेज को और स्ट्रॉन्ग किया। फिर बात करते हैं आसमान से बदला, द बालाकोट एयर स्ट्राइक के बारे में। पुलवामा अटैक के बाद फरवरी 2019 क्या ट्रिगर किया? पुलवामा अटैक में 40+ सीआरपीएफ जवान शहीद हुए। जैश ए मोहम्मद ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। ये सीआरपीएफ कॉन्वॉय पर हुआ अटैक
अजीत डोभाल के लिए पर्सनल था। उन्होंने कहा, ये नया भारत है, अब आप हमें छेड़ोगे तो हम घर में घुसेंगे। डोभाल्स काउंटर प्लान, इंडियन एयरफोर्स के साथ एक क्वाइट मीटिंग होती है जिसमें उन्होंने एक डीप स्ट्राइक मिशन का ग्रीन फ्लैग दिया। बालाकोट, जो पाकिस्तान के अंदर 80+ किलोमीटर में JEM ट्रेनिंग कैंप को टारगेट बनाया गया। ये नॉन मिलिट्री प्रिमिटिव स्ट्राइक था। पाकिस्तान को सरप्राइज मिला। आउटकम, इंडियन एयरफोर्स जेट्स रात के अंधेरे में उड़ते हैं, 80 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर जाकर बॉम्ब्स ड्रॉप करते हैं। डीप एयर स्ट्राइक, बिना सिविलियन एरिया हिट किए। डोभाल ने पर्सनली सैटेलाइट फीड और मिशन डीब्रीफ सुपरवाइज किया। टारगेट क्लीन हिट, मिशन कंप्लीट। अजीत डोभाल PM के साथ होते हैं और उन्हें कहते हैं, सर टारगेट्स न्यूट्रलाइज्ड, नो इंडियन कैजुअल्टी, वी आर डन। फिर बात करते हैं वैली में नई सुबह, आर्टिकल 370 रिमूवल के बारे में। श्रीनगर, अगस्त 2019। अजीत डोभाल क्वाइटली श्रीनगर के एक टी स्टॉल पे लोकल लोगों के बीच बैठे होते हैं। आम आदमी बनकर पूछते हैं, यहाँ सब ठीक है? किसी को अंदाजा भी नहीं हुआ कि वो भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। स्ट्रैटेजी, उन्होंने पर्सनली इंश्योर किया कि लोकल लोग कंफ्यूज ना हो, सिक्योरिटी प्लान हो और आर्टिकल 370 का रिमूवल ब्लडलेस हो। एक दिन एक लड़के ने पूछा, अंकल आप सोल्जर हो? डोभाल ने मुस्कुरा के कहा, नहीं बेटा, बस अपना काम कर रहा हूँ। आर्टिकल 370 को रिवोक करने से पहले डोभाल ने ग्राउंड लेवल इंटेलिजेंस कलेक्ट किया। फिर उन्होंने ग्राउंड सिचुएशन समझने के लिए पर्सनली श्रीनगर जाके लोकल लोगों, ट्रेडर्स और यूथ से बात की। उन्होंने स्टूडेंट से पूछा, क्या चाहते हो तुम, गन या फ्यूचर? फिर दिल्ली लौटकर फुल प्लान किया। डिप्लॉय मोर सिक्योरिटी, लोकल सपोर्ट लेके मूव करो, कम्युनिकेशन केयरफुली मैनेज करो। रिजल्ट, बिना मेजर वायलेंस के आर्टिकल 370 खत्म, कश्मीर का इंटीग्रेशन पीसफुली हो गया। और फिर बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, जो एक हाई प्रोफाइल मिलिट्री ऑपरेशन थी जो भारत ने 7 मई 2025 को लॉन्च की थी। पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए टेरर अटैक के जवाब में। इस अटैक में 26 हिंदू यात्रियों की जान गई थी, जिसके बाद भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में टेररिस्ट कैंप्स पर टारगेटेड स्ट्राइक्स की। इसमें अजीत डोभाल का रोल क्या था? अजीत डोभाल भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के रूप में इस ऑपरेशन के स्ट्रैटेजिक मास्टरमाइंड थे। उन्होंने मिलिट्री और डिप्लोमेटिक कोऑर्डिनेशन का नेतृत्व किया, जिसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का जॉइंट ऑपरेशन शामिल था। उनकी लीडरशिप में भारत ने अपने इंडिजिनस डिफेंस सिस्टम्स जैसे आकाश मिसाइल और D4 एंटी ड्रोन सिस्टम्स का प्रभावी उपयोग किया, जो आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऑपरेशन सिंदूर की हाईलाइट्स, टारगेट्स 9 टेररिस्ट कैंप्स पाकिस्तान और POK में, इंक्लूडिंग जैश ए मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स। वेपन्स यूज्ड, राफेल जेट से स्कैल्प क्रूज मिसाइल्स और AASM हैमर बॉम्ब्स का उपयोग हुआ। ड्यूरेशन, ऑपरेशन सिर्फ 23 मिनट का था, लेकिन इसने सिग्निफिकेंट डैमेज किया। कैजुअल्टीज, भारत के क्लेम्स के मुताबिक 100 से अधिक मिलिटेंट्स मारे गए। डिप्लोमेटिक आउटरीच, ऑपरेशंस के बाद भारत ने ग्लोबल सपोर्ट बनाने के लिए ऑल पार्टी MP डेलीगेशंस को विदेश भेजने का फैसला किया, ताकि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के खिलाफ अपना स्टैंड मजबूती से रख सके। इस तरह अजीत डोभाल की स्ट्रैटेजिक लीडरशिप ने ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाया, जिसमें भारत ने अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज और डिप्लोमेटिक मैच्योरिटी का प्रदर्शन किया। यह ऑपरेशन न केवल एक मिलिट्री सक्सेस था, बल्कि भारत के आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव का भी एक प्रमुख उदाहरण था। नाउ सम अदर मिशंस इन डिस्गाइज जो उन्होंने पूरे किए, वो है रिक्शा वाला बनकर पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट के दौरान। 1980s के दौरान पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट तेजी से बढ़ रहा था। मल्टीपल स्लीपर सेल्स, आर्मी स्मगलिंग नेटवर्क्स और फॉरेन फंडेड टेरर ग्रुप्स एक्टिव थे। गवर्नमेंट को इनके लोकल सपोर्ट सिस्टम और मूवमेंट्स का पता लगाना मुश्किल हो रहा था। तभी डोभाल ने एक रिक्शा वाला बनकर ग्राउंड पे लोगों के बीच में घुल मिलकर इंफॉर्मेशन गैदर करना शुरू किया। वो ऐसे एरियाज में जाते थे जहां पुलिस भी मुश्किल से जा पाती थी, जैसे विलेजेस या गेटोस जहां प्रो खालिस्तानी एलिमेंट्स एक्टिव थे। रिक्शा चलाने वाले को कोई शख्स नहीं देखता, पर डोभाल हर बात ऑब्जर्व करते, लोगों की बातें सुनते और सीक्रेटली रिपोर्ट भेजते थे। ये इंटेल लेटर यूज हुई ऑपरेशन ब्लैक थंडर जैसे मिशंस में। और फिर कॉबलर यानी कि मोची बनकर कश्मीर में मिलिटेंट मॉनिटरिंग। 1990s में कश्मीर में मिलिटेंसी काफी ज्यादा बढ़ गई थी। पाकिस्तानी ट्रेन मिलिटेंट्स बॉर्डर्स क्रॉस करके कश्मीर में एक्टिव हो रहे थे। इंटेलिजेंस एजेंसीज को उनके लोकल हाइडआउट्स, रूट्स और सिंपैथाइजर्स के बारे में रियल टाइम डेटा चाहिए था। तभी डोभाल ने एक कॉबलर का डिस्गाइज लिया, सड़क के कोने पर बैठने वाला मोची के रूप में। इस डिस्गाइज में उन्होंने मिलिटेंट मूवमेंट्स को क्लोजली मॉनिटर किया। उनका पोजीशन ऐसे जगहों पर होता था जहां मिलिटेंट्स का रेगुलर आना जाना होता, और वो लोग समझते थे कि ये सब सिर्फ आम आदमी है। उन्होंने मिलिटेंट्स के कोड वर्ड्स, टाइमिंग्स और इवन कुछ लिंक पॉइंट्स ट्रैक किए। ये ऑपरेशन तब हुआ जब डोभाल ने एक लोकल कश्मीरी आइडेंटिटी अडॉप्ट की थी। वो फ्लुएंट उर्दू बोलते थे और बॉडी लैंग्वेज से भी कश्मीरी दिखते थे। अब बात करते हैं डोभाल की डिफेंसिव ऑफेंस की राजनीति के बारे में।
अजीत डोभाल ने भारत की सुरक्षा नीति में डिफेंसिव ऑफेंस का सिद्धांत स्थापित किया, जिसमें शत्रु के आतंकी ठिकानों पर प्रोएक्टिव स्ट्राइक्स और डिप्लोमेटिक चैनल्स के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय समर्थन प्राप्त किया। अब बात करते हैं उनको मिलने वाले अवार्ड्स और रिकॉग्निशन के बारे में। तो सबसे पहले कीर्ति चक्र गोल्डन टेम्पल ऑपरेशन के लिए, फिर प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल विशेष सेवा के लिए, फिर पुलिस मेडल मेरिटोरियस सर्विस के लिए, और आखिर में ऑनरी डॉक्टरेट्स डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, हुमायूं यूनिवर्सिटी और MIT यूनिवर्सिटी से सम्मानित। और आखिर में बात करते हैं उनके पोस्ट रिटायरमेंट रोल्स के बारे में। तो 2005 में रिटायरमेंट के बाद डोभाल ने विवेकानंदा इंटरनेशनल फाउंडेशन की स्थापना की, जो कि एक थिंक टैंक है जहां से नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी पर रिसर्च और विचार विमर्श हुआ। 2012 में अन्ना हजारे और बाबा रामदेव के आंदोलन में सोच विचार और नीति बनाने में भी योगदान दिया, और 2014 में उन्हें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया गया। 2019 में उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया गया, जो किसी NSA को पहली बार मिला। आई होप कि अब आपको आइडिया मिल गया होगा कि ये कौन है। अब आप अपना टेक मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।